नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास दर्शन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आर.सी. मजूमदार साहब के बारे में। रमेश चंद्र मजूमदार का इतिहास दर्शन क्या रहा और ये किस तरह से हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है और किस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी नवीन बदलते हुए परीक्षा दृष्टिकोण के आधार पर। तो आर.सी. मजूमदार साहब का इतिहास दर्शन शुरू करते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जो दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, इस दिवाली स्पेशल ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इस दिवाली जलाएं ज्ञान का दीप और रचिए अपना इतिहास चंदू सर की क्लास के साथ में। तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वह दे रखा है। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आर.सी. मजूमदार साहब का इतिहास दर्शन। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आ जाइए, जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे आधुनिक राष्ट्रीय इतिहासकार के बारे में जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने मूल रूप से भारतीय इतिहास की कला, संस्कृति और पुरातन और सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक ऐसे इतिहासकार जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर दिया तो उनका नाम आता है प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है, चलिए टॉपिक डालिएगा। एक टॉपिक डेट इज सिंपल लिखिए, आर.सी. मजूमदार। हम इन्हें आर.सी.एम. के नाम से लिखेंगे बार बार जब जब जिनका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, मूल रूप से 1888 में पैदा हुए और 1980 ईस्वी तक यह जीवंत रहे। लगभग 92 साल का इनका जीवन काल रहा। ठीक है, चलिए, इनका कोड वर्ड हमारे बीच में होने वाला है आर.सी.एम. रमेश चंद्र मजूमदार। इनका पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार। चलिए एक फोटो देख लीजिए इनकी। कौन है यह रमेश चंद्र मजूमदार साहब? एक बार जब मैं आर.सी. मजूमदार साहब के बारे में बात बता रहा था तो मेरे एक प्यारे विद्यार्थी ने कहा, सर आर.सी. मजूमदार साहब की शक्ल जो है वह पूरी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, इनके समानांतर लगती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यह है सर प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार साहब। यह कौन है? यह प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार। प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यह राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे, ये बात थोड़ा सा आपको पता होगा। ठीक है, और इनका जन्म जो है वह 1888 में खडारपारा, गोपालगंज, फरीदपुर, बांग्लादेश में हुआ था। ये बात याद रखना। चलिए, इनका जन्म 1888 ईस्वी में खडारपारा कहाँ है? ये गोपालगंज में है। गोपालगंज कहाँ पर है? डेट इज फरीदपुर। और ये फरीदपुर कहाँ पर है? वर्तमान बांग्लादेश में। चलिए, इनका देहांत
वर्तमान कलकत्ता में हुआ, नहीं 1980 ईस्वी में। इनके जो पिता है उनका नाम हलधर मजूमदार आता है, पिता हलधर मजूमदार, इनकी माता विदुमुखी, इनकी मम्मी का नाम क्या था, विदुमुखी था। ठीक है, यह कौन रहे, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, हिंदू राष्ट्रवादी विचारक रहे, प्रोफेसर रहे। लिखिएगा, यह राष्ट्र इतिहासकार हिंदू राष्ट्रवादी विचारक। अब देखो साहब, बचपन बहुत सामान्य अवस्था में बीता। 18 साल की उम्र में इनको बहुत शानदार इतिहास की जानकारी हो गई थी और बहुत कम समय में यह ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। बाद में ये यहाँ के चौथे कुलपति भी बने। समय के साथ ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षण का कार्य किया और जो यूनेस्को है उसमें मानव इतिहास विभाग जो है उसके यह उपाध्यक्ष भी रहे। लिखिएगा, यह ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। बाद में इसी विश्वविद्यालय में चौथे उपकुलपति वीसी भी बने। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अमेरिका यूएस के शिकागो विश्वविद्यालय वह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास का अध्यापन करवाया। भारतीय इतिहास का अध्यापन करवाया। यानी कि जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे उस जमाने में, आज आप देखो वर्तमान में हम जब चीजें बेहद आसान हो गई है तब भी हम शिकागो विश्वविद्यालय में जाने की नहीं सोच सकते, ले चलो शिकागो विश्वविद्यालय में जाकर के कुछ पढ़ाई वगैरह कर लें। नहीं मेरे दोस्त, उस समय हमारे रमेश चंद्र मजूमदार साहब ने अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में गए और वहां पर जाकर के भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने बताया। शिकागो विश्वविद्यालय के लेक्चरों से वहाँ के विद्यार्थी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि हमारे आरसी मजूमदार साहब की लोकप्रियता दिन दोगुनी और आज चौगुनी प्रकृति से बढ़ी। तो अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने इन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए और आप आकर के हमारे विश्वविद्यालय में भी भारतीय इतिहास का व्याख्यान दीजिए। तो इन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भी इनमें भी भारतीय इतिहास का अध्यापन किया। समय के साथ इनकी लोकप्रियता बढ़ी। यूनेस्को
के में मानव इतिहास विभाग होता है, उस मानव इतिहास विभाग यानी कि अगर हम कहें ह्यूमन हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, उस ह्यूमन हिस्ट्री डिपार्टमेंट मानव इतिहास विभाग में यह उपाध्यक्ष भी रहे। मजूमदार आरसीएम रमेश चंद्र मजूमदार, यूनेस्को के मानव इतिहास विभाग के उपाध्यक्ष भी रहे। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है ना, तो एक बात बताऊं, वह व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? व्यक्ति अपने उद्देश्यों से बड़ा है। हमारा उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने का उद्देश्य है, ठीक है, लेकिन केवल और केवल पढ़ाई करना ही उद्देश्य है, तब उस उद्देश्य में आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, अच्छी अच्छी किताबें आपने पढ़ ली, अच्छे लोगों को अपना लिया, लेकिन कभी आपने अगर लोगों को उनके बारे में नहीं बताया, तो फिर आपकी वह सफलता धरी की धरी रह जाएगी। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? सर बचपन में ही यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रशंसक बने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से बेहद ज्यादा प्रभावित थे, ये बात याद रखना। आरसीएम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। यह रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित थे, बेहद प्रभावित थे। क्लियर हो गई? बहुत ज्यादा प्रभावित माने गए। रांके की विचारधारा के इतिहासकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आरसीएम ही रहे। लिखिएगा, भारत में रांके की विचारधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ही थे। इनके बाद सर जदुनाथ सरकार, इनके बाद सर जदुनाथ सरकार। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये रांके की विचारधारा आखिर क्या है? तो यहां पर मैं आपको नोट लगा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। रांके एक बात कहता है, ठीक है, कि इतिहासकार का कार्य क्या है। इतिहासकार का मुख्य कार्य यह है कि वास्तव में जो घटित हुआ है, वास्तव में घटित क्या हुआ है, वैसा का वैसा ही आप लिख दो। आपको उसमें कोई लिपापोती नहीं करनी है। ये नहीं है कि राजा ने आपको पैसे दे दिए तो आपने राजा की प्रशंसा कर दी, जैसा कि अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल को क्या कहा जाता है? अकबर का चमचा कहा जाता है, चाटुकार कहा जाता है। अरे अकबर के अलावा भी अकबर ने जो अच्छे काम किए वो तो ठीक है, लेकिन अकबर ने जो चित्तौड़ के किले में कत्लेआम करवाया था, आपने उसके बारे में तो लिखा ही नहीं। अकबर ने दक्षिण भारत को किस तरह से क्रूरता के साथ जीता था, आपने उसके बारे में तो लिखा ही नहीं। आपने तो अकबर को भगवान बना दिया। टोडरमल ने अकबर के दरबार में राजस्व सुधार किया, आपने टोडरमल को श्रेय नहीं देकर के अकबर को श्रेय दे दिया। अकबर क्या करेगा? वो तो अनपढ़ गंवार आदमी था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो रांके कहता है कि इतिहासकार का मुख्य कार्य यह है कि वास्तव में घटित क्या हुआ है, जो हुआ है उसे वैसा ही लिखो। ठीक है, रांके का मानना था
कि इतिहासकार का मुख्य कार्य जो घटित हुआ है हुआ है उसे वैसा का वैसा ही लिखना होता है। आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आरसी मजूमदार ने यही किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? आरसी मजूमदार ने यही किया। इसीलिए आरसी मजूमदार साहब क्या कहते हैं कि सत्य से अलग होकर इतिहास राष्ट्र की रक्षा कभी नहीं कर सकता। जो घटना घटित हो गई, अगर आपने उसमें भटकाव कर दिए और उसमें कुछ परिवर्तन करके आपने अपना तड़का लगा दिया ना, तो आप अपने राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा कि सत्य से अलग होकर इतिहास राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। इन्हीं से इसी प्रकार इसी से प्रेरित होकर इसी से प्रेरित होकर आरसीएम ने लिखा कि, किसने लिखा? आरसीएम। आरसीएम कौन है? रमेश चंद्र मजूमदार। सत्य से अलग होकर इतिहास राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। सत्य से अलग होकर इतिहास राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। कुछ जो इतिहासकार होते हैं, तथाकथित इतिहासकार, जिन्हों में झोले छाप इतिहासकार कहता हूं, उन लोगों ने आरसीएम यानी कि रमेश चंद्र मजूमदार को कमतर आका है। लेकिन मूल रूप से अगर आप आरसी मजूमदार यानी कि रमेश चंद्र मजूमदार साहब की तुलना दूसरे इतिहासकारों से करते हैं तो दूसरे इतिहासकार आरसीएम की कसौटी पर खरा नहीं उतरते। ये राष्ट्रवादी परंपरा के आधुनिक भारतीय इतिहासकार रहे। राष्ट्रवादी परंपरा वह होती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान राष्ट्र को दिया जाता है। लिखिएगा, यह राष्ट्रवादी परंपरा के भारतीय इतिहासकार रहे। लिख लो। भारत आजाद हुआ 1947 में। आरसी मजूमदार ने उसके बाद में भी बहुत काम किया। पहली बात तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने समाज सेवा का काम किया। निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के लिए इन्होंने कार्य किया था। तो 2-3-5 बातें आरसीएम के बारे में वो लिखिए। लिखिए, रमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस से जुड़कर भाग लिया। कांग्रेस से जुड़े और ये भाग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास क्या है? वास्तविकता में कांग्रेस के साथ ही, कांग्रेस का ही तो इतिहास है।
ठीक है। आजादी के बाद आरसीएम ने आजादी के बाद रमेश चंद्र मजूमदार ने समाज सेवा का कार्य किया। यह निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा की निःशुल्क से जुड़े। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा आदमी जो ढाका विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहा, यूनेस्को में जुड़ा, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में गए पढ़ाने के लिए, शिकागो में गए, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के आज़ादी के बाद भारत में जब शिक्षा की लकीर फीकी पड़ रही थी, भारत में जहां पर हर कोई बीमारी से ग्रस्त हो रहा था, उस परिस्थिति में इन्होंने निःशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के और बिना किसी अर्थ के, मेरे दोस्त, इन्होंने क्या देना शुरू कर दिया? चिकित्सा और शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। आरसीएम का इतिहास दृष्टिकोण लिखिए सब, हेडिंग डालिए, आरसीएम रमेश चंद्र मजूमदार, आरसीएम का इतिहास दृष्टिकोण। व्हाट वाज द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरसी मजूमदार? पहली बात तो यह कि यह एक राष्ट्रीय इतिहासकार थे, नंबर 1, यह राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। यह राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। पहली बड़ी बात, इन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता और निरंतरता पर बल दिया। इन्होंने कहा, कवि इकबाल का वह कथन इन्होंने दोहराया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, पर कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। यानी कि हमारे पास कुछ तो बात है कि हमारी सांस्कृतिक एकता जो है वह लगातार बनी हुई है। हम वसुधैव कुटुंबकम पर बल देते हैं, हम निरंतरता, कंटिन्यूटी पर बल देते हैं। तो इन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता, इन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता व निरंतरता पर बल दिया। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण अपनाया था, औपनिवेशिक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ, अंग्रेजों का जो राज है ना वह सर्वश्रेष्ठ है भाई साहब, अंग्रेज माई बाप है। इन्होंने कहा यार ये गलत बात है भाई, है ये गलत बात है। तो ब्रिटिश इतिहासकारों की ब्रिटिश इतिहासकारों की औपनिवेशिक दृष्टि का विरोध, औपनिवेशिक दृष्टि का विरोध करते हैं। आप ऐसे किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। आप पूरे एक तरह से कह रहे हो कि साहब अंग्रेज जो है, इन अंग्रेजों ने ही भारत को शिक्षित किया, गलत बात। भारतीय संस्कृति को अपने आत्मनिर्भर
और प्राचीन गौरवशाली जो परंपरा है वह इन्होंने माना कि भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भर है और इसकी एक प्राचीन गौरवशाली परंपरा है। देखिए, भारतीय संस्कृति को इन्होंने आत्मनिर्भर व गौरवशाली परंपरा माना। कि भारतीय संस्कृति कैसी है, आत्मनिर्भर है और गौरवशाली परंपरा है। ठीक है सर, उस समय, आज एक बात बताइए, हम भारत में रहते हैं, अगर कोई नेता कोई गलती कर दे या कोई भी व्यक्ति कोई गलती कर दे तो हम भारत के लोग भारत को ही, मेरे दोस्त, बदनाम करते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? हम भारत में रहकर ही भारत को गाली देते हैं, जबकि ये ऐसे लोग थे, आरसी मजूमदार साहब जैसे, जो भारत की संस्कृति की, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को गाने के लिए इन्होंने बिना किसी विशेष संसाधनों के विदेशों का भ्रमण किया, भारतीय संस्कृति का बखान किया। वह इतिहास के बारे में कहा करते थे। एक बार पूछा एक अंग्रेज ने, व्हाट वाज द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर आरसी मजूमदार? तब आरसी मजूमदार कहते हैं, हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ रेनेस ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास जो है यह भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का एक माध्यम है। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, ये लाइन याद रखना, यह इतिहास को भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का माध्यम मानते थे। इतिहास क्या है? भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का एक माध्यम है। ठीक है, मजूमदार ने इतना शानदार इतिहास लेखन लिखा, तभी तो इनकी प्रशंसा की जाती है। एक बार जोरदार तालियां तो बनती है आरसी मजूमदार साहब के लिए। गजब सर, उनके भारतीय इतिहास लेखन में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का स्तंभ कहा जाता है। लिखिए नोट करके, आरसी मजूमदार को, ठीक है, उनके भारतीय इतिहास लेखन में योगदान के लिए को उनके भारतीय इतिहास लेखन में योगदान के लिए, कि भाई काफी योगदान दिया उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का स्तंभ कहा जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का स्तंभ कहा जाता है। आप सोचो, भारतीय इतिहास लेखन का जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है वह आरसी मजूमदार साहब को माना जाता है। कितनी बड़ी बात है।
क्लियर। चलिए, अब हम जानते हैं कि आरसी मजूमदार साहब जो है विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए रहे, तो लिखिएगा आरसी मजूमदार निम्न संस्थाओं से जुड़े रहे। कुछ संस्थाएं थी जिनसे आरसी मजूमदार साहब जुड़े रहे, जैसे सबसे पहले आती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1784 में विलियम स्मिथ ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, ठीक है, लिखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ऑफ बम्बई। ठीक है, अगला रॉयल एशियाटिक एसोसिएशन, रॉयल एशियाटिक एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लिखिए रॉयल एशियाटिक एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड। यूनेस्को हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखूंगा। ढाका विश्वविद्यालय लिख लिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लिख लिया, शिकागो लिख लिया, पेंसिल्वेनिया लिख लिया। ठीक है, एक पुणे महाराष्ट्र में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, भंडारकर शोध संस्थान, भंडारकर शोध संस्थान पुणे, कहां पर है, महाराष्ट्र में। एक आता है भारतीय इतिहास सम्मेलन, ठीक है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, इंडियन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस IHC। एक आपने नाम सुना होगा भारतीय इतिहास संस्थान, उसमें यह जनरल अध्यक्ष भी रहे। भारतीय इतिहास संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री IIH के यह अध्यक्ष रहे। भाई साहब बड़े गजब के व्यक्तित्व यार। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च, लिखिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च ICHR। आप में से कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इन तीन संस्थाओं का नाम सुना है, भारतीय इतिहास सम्मेलन, भारतीय इतिहास संस्थान और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। मूल रूप से जो भारतीय इतिहास संस्थान है ना, जब भी इतिहास में कोई नई खोज होती है तो भारतीय इतिहास संस्थान के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती है, और जब ये फाइनलाइज्ड कर देती है तब इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों उसे पब्लिश करने के लिए भेज दिया जाता है कि भाई हाँ अब समय आ गया है कि जब इसे पब्लिश किया जाना चाहिए।
क्या है बात क्लियर? चलिए, इनकी कुछ रचनाएं हैं। कि रचनाएं, तो सबसे पहले तो इन्होंने पीएचडी की थी, थीसिस की थी, तभी तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार साहब है। और वो की थी कॉरपोरेट लाइफ ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का निगम जीवन। ये इनके विश्वविद्यालय में पीएचडी का विषय था। सन 1913 में इन्होंने पीएचडी कर ली थी। पहला नंबर 1 कोऑपरेटिव, है ना, कॉरपोरेट लाइफ ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में निगम जीवन, भारत में निगम जीवन। अंडरलाइन करते चलो इन सब चीजों को, ये वही याद करने का विषय है, ठीक है ना। यह इनकी पीएचडी का विषय या टॉपिक रहा 1913 ईस्वी। फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट होती है पीएचडी, ठीक है। दूसरा होता है आउटलाइन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। दूसरा जो आता है वो होता है आउटलाइन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड civilization, outline of ancient Indian history and civilization, ancient Indian history, Indian history and civilization, outline, LINE, outline। एक आता है द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द बंगाल। प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखो, कोई भी एक किताब का नाम दे करके पूछ लिया जाएगा यह किसकी रचना है। 4 किताबें दे करके सुमेलित करवाया जा सकता है। इन्होंने लिखा एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिखिएगा नंबर 4, एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इनके 2 सहयोगी रहे, पहला राधा कमल मुखर्जी और दूसरा के दत्ता, ठीक है। इसके लेखन में आरसीएम के दो सहयोगी रहे, राधा कमल मुखर्जी के दत्ता। के दत्ता यानी कि काली की
कालिकी कर दत्ता, कालीन की धर दत्ता, धर दत्ता लिख लो। कालिंग की कर, कर है कर, धर नहीं है, कालिंग की कर दत्ता। ठीक है। एक इन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इन्होंने लिखा वैदिक एज टू मुस्लिम कॉन्क्विस्ट। कॉन्क्वेस्ट, बहुत शानदार रचना इनकी एक और। इन्होंने लिखा क्लासिकल अकाउंट्स ऑफ द इंडिया। अकाउंट्स क्लासिकल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये याद करना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, आउटलाइन ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, वैदिक एज टू मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, क्लासिकल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर। इन्होंने लिखा पेनल सेटलमेंट्स इन द अंडमान। नंबर 8। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंदू जैन है और इस दिवाली मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार ऑफर। इस दिवाली जलाइए ज्ञान के दीप और रचिए अपना इतिहास चंदू सर की क्लास के मंच के साथ में। बिल्कुल, गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इतिहास के सभी कोर्सेज पर 51% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सर, यह ऑफर 8 दिन के लिए रहेगा, यानी कि यह ऑफर आपके 17 अक्टूबर से शुरू होगा जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके तहत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो इतिहास की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पीजीटी हो, तो उनके लिए केवल 8,599 का। फर्स्ट ग्रेड का लाइव इतिहास विषय का बैच केवल 5,499, रिकॉर्डेड बैच 4,499 और न्यू टॉपिक स्पेशल बैच 1,999 रुपए का होने वाला है। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता का बैच जयपुर से लाइव चल रहा है, कंप्लीट लाइव बैच होने वाला है, रिकॉर्डेड नहीं होगा। लाइव का मतलब यह है भैया कोई पुराना वीडियो 3 साल पुराना नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, अपडेटेड है, नई बदलती हुई परीक्षा पद्धति के आधार पर है। इतिहास, कला, संस्कृति फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों यहां पर आपको करवाए जाएंगे। कुल 310 अंकों के लिए यह कोर्स आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जो नए टॉपिक जुड़े हैं, आरपीएससी ने जब 19 तारीख को नया पाठ्यक्रम जारी किया 19 सितंबर को, तो लगभग 30% सिलेबस इंक्रीज किया गया, तो उसका हमने एक नया टॉपिक स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। लाइव फ्रॉम जयपुर स्टूडियो से चल रहा है प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास व्याख्याता का सेकंड पेपर 19 सितंबर 2025 को नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का यह स्पेशल बैच है। इस तरह का राजस्थान में कहीं पर भी कोई दूसरा बैच नहीं है। इसके अलावा 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से आप आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे हिस्ट्री फाउंडेशन है, फर्स्ट ग्रेड का इतिहास पेपर 2 है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर 2 रिकॉर्डेड है, लाइव है, टॉपिक स्पेशल लाइव बैच है।
इतिहास दर्शन का बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए, क्लियर हो गई, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। इसके अलावा सेकंड ईयर एसएसटी है, फर्स्ट ईयर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पीजीटी हिस्ट्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, प्राचीन भारत लाइव और रिकॉर्डेड है, मध्य आधुनिक विश्व इतिहास है, यूपी टीजीटी है, नोट्स हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब तरह के कोर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमें 8802060952 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह शानदार ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। याद रखिएगा 8 दिन का यह ऑफर है, 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो कैसी लगी यह जानकारी आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पैनल सेटलमेंट ऑफ अंडमान, अंडमान आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में तो भाई साहब अंडमान वाला मामला हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, तो मैं तो इसमें अंडरलाइन ही का स्टार लगा दूं तो ठीक रहेगा, है ना। ये मेरा देखने का रहा। इन्होंने लिखा है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन इंडियन रेनेसा, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन इंडियन रेनेसा। इन इंडियन रेनेसा, एंशियंट इंडियन कॉलोनीज फॉर द ईस्ट, एंशियंट इंडियन colonies for the east। ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब रही इनकी। इसके माध्यम से आरसी मजूमदार साहब जो है उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भारतीयकृत राज्यों का वर्णन किया था। देखिए इस किताब के माध्यम से आरसी मजूमदार ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भारतीयकृत राज्यों का वर्णन किया। ने दक्षिणी एशिया के भारतीयकृत राज्यों का वर्णन किया था। इन राज्यों का वर्णन हिंदू उपनिवेश के रूप में किया। ऐसा करने के कारण ही इन पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया गया। इन राज्यों का वर्णन, इन राज्यों का वर्णन आरसीएम ने हिंदू उपनिवेशों के रूप में किया। उपनिवेशों के रूप में किया। इसी कारण इन पर, ठीक है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया गया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया गया।
इनका एक कथन था कि प्राचीन भारत के लोग घरों में नहीं बैठते थे, वे खोज, धर्म प्रचार और व्यापार के लिए देश से बाहर गए थे। इनका कहना था कि प्राचीन भारत के लोग घरों में नहीं बैठते थे। यह धर्म प्रचार, खोज, व्यापार, धर्म प्रचार, खोज, व्यापार आदि के लिए भारत से बाहर गए। भारत से बाहर गए। इनके अनुसार 8वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्वी एशिया की एक महत्वपूर्ण घटना थी शैलेंद्र साम्राज्य का उदय, जिसमें जावा, मलाया, सुमात्रा जो है यह प्रायद्वीप शामिल होते थे। ठीक है, लिखिए। इनके अनुसार आठवीं शताब्दी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण घटना थी शैलेंद्र साम्राज्य का उदय, जिसमें जावा, मलाया, सुमात्रा आदि प्रायद्वीप शामिल थे। तो मूल रूप से एंशिएंट इंडियन कॉलोनीज फॉर द ईस्ट जो है, यह इनकी एक ऐसी शानदार किताब बनी जिसमें इन्होंने मूल रूप से भारत के इतिहास को एक तरह से, अगर मैं कहूँ कि शानदार कार्य देने की कोशिश की थी। इनकी अगली महत्वपूर्ण किताब आती है द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए नंबर 11, द सिपोई म्यूटिनी। सिपोई म्यूटिनी का तात्पर्य होता है सिपाही विद्रोह, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, देखो मामला क्या था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे 1957 में। तो उस उपलक्ष्य में 1953 ईस्वी में एक इतिहास लेखन समिति का गठन किया। इसके संपादन की जिम्मेदारी आरसीएम को दी कि भाई आपको ही इतिहास लिखना है, लेकिन सरकारी अधिकारियों में के अनुचित हस्तक्षेप की वजह से इन्होंने इतिहास लेखन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर एसएन सेन ने इतिहास लिखा था और वह स्वतंत्र रूप से इस पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया था। देखो मेरे दोस्त, इतिहास की कुछ किताबें ऐसा भी कहती है कि यह विवाद मूल रूप से सरकारी अधिकारियों से नहीं था, यह मौलाना आजाद से था, जो उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे।
चलिए वो सब चीजें अपनी जगह ठीक है, अपने मुद्दे की बात करते हैं। लिखिएगा, तात्कालिक पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1857 की क्रांति के 100 वर्ष होने की खुशी में खुशी में 1953 ईस्वी में इतिहास लेखन समिति का गठन किया। इतिहास लेखन समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष आरसीएम बने, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र मजूमदार बने। बाद में कुछ समय बाद आरसीएम ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। इस पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र रूप से इस पुस्तक 1857 की क्रांति से जुड़ी इस पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, इस पुस्तक में रमेश चंद्र मजूमदार साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब 1857 की क्रांति जो है ये ना तो पहला, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इस पुस्तक में आरसीएम ने 1857 की क्रांति को ना तो पहला, कि भाई ऐसा भी नहीं कह सकती कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, ना ये राष्ट्रीय था, ना राष्ट्रीय वह ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो इस बात पर बल दिया आरसीएम ने, सुनिएगा ध्यान से, कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग सैनिकों का था। ठीक है ना। अब यह वर्ग जो है वह राष्ट्रीय, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से प्रेरित नहीं होकर के भौतिक लाभों से प्रेरित था। भौतिक लाभ कैसे? कि भाई इन्हें अच्छा पद नहीं मिल रहा था, अच्छा वेतन नहीं मिल रहा था, जो डाकघर अधिनियम आया तो इनको फ्री डाक की सेवा बंद कर दी गई। इनके अंदर कोई स्वतंत्रता की भावना नहीं थी
क्या ये बात क्लियर हो गई? तो राष्ट्रीय राजनीतिक और धार्मिक कारणों से मोटिवेट नहीं होकर के भौतिक लाभ जो है उनसे प्रेरित था। आरसीएम ने इस बात पर बल दिया कि इस क्रांति में भाग लेने वाला प्रमुख वर्ग सैनिकों का था, जो जो राष्ट्रीय राजनीतिक व धार्मिक कारणों से प्रेरित ना होकर स्वयं के भौतिक लाभों से प्रेरित था। स्वयं के भौतिक लाभों से प्रेरित था। देख लो भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं पहले ही बता दूं आप सभी को, है ना, ये आरसीएम कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 1857 की जो एक घटना है, इसके प्रत्यक्ष और परवर्ती महत्व रहा है। शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के लिए एक चुनौती बनकर के ये उभरी। इसमें प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का पूरी गरिमा शामिल थी। मैं कह रहा हूं ये, लेकिन यह जो है यह आरसीएम कह रहे हैं। ठीक है, लिख लो। हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, एक श्रृंखला इन्होंने लिखी, नंबर 12 करके लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। जैसे वर्तमान में आप वेब सीरीज देखते हो ना, वेब सीरीज के कई सारे पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे आश्रम वेब सीरीज आई, 4 पार्ट आ चुके हैं। एक आई थी फर्जी, शाहिद कपूर की, एक पार्ट आ चुका है। एक मिर्जापुर आई है, तीन तीन आ गए, 4 आ गए, 3-4 आ गए उसके भी। ठीक है, तो इस तरह की वेब सीरीज होती है। जैसे फैमिली मैन के 3 पार्ट आने वाले, 2 आ गए, 3 आने वाला है शायद, बहुत दिन हो गए देखिए और समय भी नहीं मिल पाता। तो इसी प्रकार इन्होंने 11 खंडों में यह एक शानदार किताब प्रकाशित की। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 1947 तक का इतिहास है। 11 खंडों की इस रचना में प्रागैतिहासिक काल से लेकर 1947 तक का इतिहास है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस योजना की नींव रखी। 1947 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस लेखन परियोजना की नींव रखी।
इस लेखन परियोजना की नींव रखी। इस परियोजना के अध्यक्ष इस परियोजना के अध्यक्ष या मैं कह सकता हूं प्रधान संपादक आरसीएम थे। साथ ही इसमें 60 से ज्यादा विद्वान व इतिहासकार शामिल थे। ठीक है, उन्नीस सौ इक्यावन में इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। 1951 ईस्वी में इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, जो 26 वर्ष बाद सन 1977, जो नहीं 26 नहीं 26 वर्ष लगे थे। 26 वर्ष बाद 1976, 77 नहीं 26 वर्ष बाद 1976 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो 26 और ये 76 में तो 25 ही वर्ष हुए थे। अरे भैया, जनवरी 1951 में शुरू हो गया था और अक्टूबर नवंबर 1976 तक चला था। ठीक है ना, तो इस तरह से 26 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, भारतीय विद्या भवन बंबई ने इसका प्रकाशन किया। लिखिए, भारतीय विद्या भवन बंबई ने 11 खंडों में इसका प्रकाशन किया। यह 11 खंडों की विषय वस्तु निम्न है। 11 खंडों की विषय वस्तु निम्न प्रकार है। भाई 11 खंड है ना, तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, चलो लिखो। बहुत संक्षेप में लिखवाऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, क्रम संख्या का टाइटल और उसकी विशेषता। क्रम संख्या, विषय या टाइटल और मेरे दोस्त विशेषता। 11 खंड है यह।
अब इन 11 खंडों में ताजुब की बात यह है कि भाई साहब नाम जो है ना वो अंग्रेजी में मिलते हैं। अब अंग्रेजी में नाम मिलते हैं तो हमें भी अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें हमें भी अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आता है वैदिक एज, नंबर 1। द वैदिक एज, इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के काल से 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक की जानकारी मिलती, ठीक है। दूसरा आता है द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी। द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी। अब इसमें 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक की जानकारी, ठीक है। यानी कि एक तरह से महाजनपद काल, जिसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, मौर्य काल की स्थापना, इनकी मूल जानकारी हमें इसमें मिलती है। जैसे महाजनपद हो गया, मौर्य काल की स्थापना हो गया, मगध, मगध लिखो, मगध, मगध साम्राज्य। तो यार, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये सब जानकारी होगी, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ब्ला ब्ला ब्ला। द क्लासिक एज, नंबर 3। द क्लासिक एज 320 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक क्या क्या आ जाता है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि। मैं यहाँ पर समय लिखवा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए। इतिहास का काल विभाजन पता है ना। चलिए, चौथा आता है द एज ऑफ इंपीरियल कन्नौज, कन्नौज का इतिहास। द एज ऑफ इंपीरियल कन्नौज, 750 से 1000 ईस्वी। क्योंकि इस समय जो है मेरे दोस्त, भारत का केंद्र क्या रहा था? कन्नौज रहा था, ठीक है। भारत का केंद्र क्या रहा इस समय? भारत का केंद्र रहा कन्नौज।
द स्ट्रगल फॉर एम्पायर, नंबर 5। स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल फॉर अंपायर, 1000 से लेकर के 1300 ईस्वी। राजपूत काल, जहां पर भी मुझे लगेगा थोड़ा सा समस्या है उसको मैं बता दूंगा। दिल्ली सल्तनत की पूर्व अवस्थाएं, स्थानीय शासक व संघर्ष। चलिए, नंबर 6 पे आता है द दिल्ली सल्तनत। इसमें थोड़ा सा मुझे अंग्रेजी कम आती है भैया, इसलिए टीप टीप के लिखवा रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। गलत लिखवाने से ज्यादा बेटर मानता हूं कि अगर आप देखो, मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं, मैं आपको भी बता दूं, आप गलत लिखवा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप सहायक सामग्री का उपयोग करके लिखिए। ठीक है, आपने बीएड की होगी तो आपको पता होगा कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होती है कि उसकी सहायक सामग्री उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है। ठीक है ना। चलिए, छठा जो पार्ट है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। तो लिखिएगा द दिल्ली सल्तनत। पढ़ लेते हैं पर यार स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। ANATE, यह दिल्ली सल्तनत का काल है जो मूल रूप से 1300 से लेकर के 1526 ईस्वी का माना जाता है। चलिए, नंबर 7 द मुगल एम्पायर। 1526 से, यानी कि बाबर की गद्दी पर बैठने से लेकर के 1707 ईस्वी तक। चलिए, द मराठा सुपरमेसी, नंबर 8। द मराठा सुपरमेसी। कहा जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उत्तर में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, ठीक उसी समय मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी भारत में मराठों का उदय हो रहा था। इसीलिए 1707 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। 1818 इसलिए माना गया क्योंकि इसके बाद अंग्रेज जो है वो भारतीय राजाओं के साथ संधियां करना शुरू कर देते हैं और यहीं से ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, नंबर 9 ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड इंडियन रेनेसा। इतिहास में जितनी टेढ़ी रेनेसा की स्पेलिंग है ना, शायद ही किसी की हो। 5-7 बार देख करके लिखता हूं कि गलती नहीं हो जाए। 1818 से 1905 ईस्वी, इसमें मूल रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व को देखा जाता है। ब्रिटिश प्रभुत्व है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन है,
सामाजिक, धार्मिक, आंदोलन है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान है, लिखिए। दसवां पार्ट इसी का भाग 2 है। इसी का क्या है, भाग 2 है, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड इंडियन रेनेसा। ठीक है, पार्ट 2। ब्रिटिश पैरा माउंटेसी एंड इंडियन रेनेसा, पार्ट 2। पार्ट 2 1818 से 1905। क्योंकि 2 भागों में लिखा गया है, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय समाज में परिवर्तन और आर्थिक व राजनीतिक नीतियां। राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय समाज में परिवर्तन, भारतीय समाज में परिवर्तन व आर्थिक व राजनीतिक नीतियां। आर्थिक व राजनीतिक नीतियां शामिल। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है ना उनको मैंने अलग से ही पहले ही आप लोगों को हाईलाइट कर दिया है, ताकि देखो परेशानी नहीं होगी, है ना, ये बात याद रखना। अब परेशानी होने भी क्यों दूंगा भैया, जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं होने दूंगा, स्वाभाविक बात है। 11वां और अंतिम भाग आता है स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यह आपके 1905 से लेकर के 1947 तक है। ठीक है, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रमुख क्रांतिकारी प्रमुख नेता भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, लिख लो यहां तक। अब साहब भारतीय इतिहास में ये तो हो गई कुछ 11 खंड, हिस्ट्री एंड द एक किताब जो कि आरसी मजूमदार साहब ने लगभग 26 वर्षों की मेहनत के बाद लिखी थी, उसके संदर्भ में। ठीक है, किताब का नाम क्या था, हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। ये एक सीरीज थी, मूल रूप से बात की जाए। अब इसी किताब में आरसी मजूमदार साहब ने भारत के इतिहास का काल विभाजन किया। प्राचीन काल को प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के 1000 ईस्वी तक रखा।
मध्यकाल को 1000 से 1818 और आधुनिक को 1818 से 1947 तक रखा। तो एक दो लाइन और लिखिए इसी पुस्तक में। लिखिए इसी पुस्तक में आरसीएम ने भारतीय इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया, निम्न प्रकार किया। निम्न प्रकार किया। प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल से 1000 ईस्वी तक मध्यकाल 1000 से ईस्वी तक और तीसरा आधुनिक काल 1818 से प्राचीन, मध्य, आधुनिक। लिख लो। अच्छा, अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि साहब आरसी मजूमदार साहब जो हैं इनके बारे में हमने खूब लंबी चौड़ी बातें कर ली, राष्ट्रवादी इतिहासकार, ये वो फलाना ढीम का, आखिरकार इनका योगदान क्या था, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अंतिम बात, आरसीएम का योगदान, ये ऐसे कालजयी इतिहासकार हैं जिनके योगदान को आप और हम तुच्छ लोग आंक ही नहीं सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई? ऐसे ग्रेट हिस्टोरियन है यह, जिनकी वजह से भारत के इतिहास को एक नई दिशा मिली। आरसीएम को भारतीय इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी प्रवर्तक कहा जाता है। सबसे पहली बात, आरसीएम को भारतीय इतिहास लेखन का भारतीय लेखन का राष्ट्रवादी प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी प्रवर्तक कहा जाता है। लिख लो। इनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं में संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है। इनकी रचनाएं आज भी अनेकों विश्वविद्यालयों में
अनेकों विश्वविद्यालयों व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है, रेफरेंस बुक मानी जाती है। मानी जाती है। उन्होंने भारतीय इतिहास को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। इन्होंने भारतीय इतिहास को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। लिख लो। तो ये था इतिहास किसका? प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार साहब का, जो हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बनता है। नम्र निवेदन है, शुरू से लेकर आखिरी बात तक आर.सी. मजूमदार हमारे लिए एक कालजयी इतिहासकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार जिन्होंने राष्ट्र की एकता को अपने सर्वोच्च और सर माथे पर रखा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगले इतिहासकार के साथ आपसे मुलाकात कल तो अवकाश रहेगा, परसों के दिन मुलाकात करूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। तो चलिए फटाफट से हमें बता दीजिए कमेंट करके कि कैसी लगी आपको यह आर.सी. मजूमदार साहब की क्लास, इनका इतिहास दर्शन, और रमेश चंद्र मजूमदार का जो हमारे इतिहास के प्रति दृष्टिकोण रहा है वह। तो इसकी पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तो दिवाली ऑफर भी चल रहा है 17 से लेकर 24 अक्टूबर तक, जिसमें इतिहास के सभी कोर्सेज पर एक शानदार ऑफर दिया जा रहा है। तो इतिहास दीपोत्सव ऑफर आप सभी के लिए है। क्लास कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार।